तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। शिमला मिर्च की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। खरीफ मक्का की वैज्ञानिक खेती पर जानकारी। हमारे हरियाणा प्रदेश में किसानों का रुझान हाईटेक खेती की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिसमें झरबेरा, कार्नेशन, गुलाब की खेती की जाती है। और इसी के अंतर्गत बहुत से किसान पॉली हाउस में शिमला मिर्च की खेती भी कर रहे हैं। लेकिन इनमें समसामयिक कार्यों को करना बेहद ही जरूरी होता है, तभी अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। तो पॉली हाउस में लगी शिमला मिर्च का प्रबंधन किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं प्रगतिशील किसान नीलू अग्रवाल। हम लोगों ने 2016 स्क्वायर मीटर में पॉली हाउस लगाया है और इसमें हमने जो पहली क्रॉप लगाई है वो कलर कैप्सिकम लगाया है, जिसमें 3000 पौधे तो हमारे मिसिलिया और 3000 पौधे बचाटा किस्म के हैं, जो एक प्रजाति रेड की है और एक प्रजाति येलो की है। सर्वप्रथम हमने उद्यानिकी विभाग से इसमें परमिशन लेकर और इस पॉली हाउस का निर्माण किया। निर्माण करने के साथ ही हमें उद्यानिकी विभाग के सहयोग से हमें एक इस पर जो सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है वो हमें प्रदान की गई। और उसके बाद हमने एक तो इसमें बेड बनाने के लिए भुरभुरी और लाल मिट्टी का इसमें हमने चयन किया और वो हमने यहाँ पे काफ़ी अधिक मात्रा में डलवाई। मिट्टी डालने के बाद हमने तकरीबन 2.25 से 3 फीट के बेड हमने बनाए हैं और साथ ही बीच में चलने के लिए जो पाथवे होता है वो तकरीबन 1 से 1.5 फीट का पाथवे दिया, ताकि बेड पे कोई चढ़े ना और पाथवे पे चल के उनकी पौधों की केयर अच्छे से हो सके। बेड बनाकर उसके अंदर जो फर्टिलाइज़र्स वगैरह डाले हमने, फर्टिलाइज़र्स के साथ साथ हमने पूना से हमने बीज मंगवाए थे, जिनको कि यहाँ कोकोपीट में ट्रे के अंदर लगाकर एक रोप तैयार की गई। उस रोप को तैयार करने के बाद में 1 से 1.5 इंच की जब रोप हो जाती है तो उसको हम बेड के ऊपर प्रत्यारोपित करते हैं और उसके बाद में लगभग 1.5 से 2 महीने बाद वो हार्वेस्टिंग करने लायक पौधा हो जाता है, जिसमें लाल और पीली शिमला मिर्च आने लगती है। उसके बाद पॉली हाउस में जो नॉर्मली सबसे महत्वपूर्ण होता है टेम्परेचर को मेंटेन करना। उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमने यहाँ फॉगर्स लगाए गए हैं, ऊपर ये फॉगर्स लग रहे हैं, ताकि जब भी कभी गर्मी अधिक होती है 37-38 डिग्री से अधिक का तापमान होता है तो उन फॉगर्स को हम लोग चला देते हैं, जिससे कि तापमान एकदम से 2 से 3 डिग्री ऑटोमेटिक कम हो जाता है। नॉर्मली 32 से 37 डिग्री का तापमान इसके अंदर चाहिए होता है। इसके बाद में जनरली यहाँ पे जो हम लोग जो फर्टिलाइजर्स भी देते हैं वो यहाँ पे एक ड्रिप लाइन बिछाई गई है नीचे। उस ड्रिप लाइन की वजह से उसमें जितना पानी पौधों को चाहिए होता है उतनी ही मात्रा में पानी टिप टिप करके आता है
और जितने भी पोषक तत्व होते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह, वो सारे इसके अंदर डालते हैं ताकि जितनी मात्रा में पौधों को चाहिए उतनी ही मात्रा में ये प्रॉपर पहुँचते हैं। तो ये ड्रिप इरिगेशन का ये फ़ायदा होता है। ये जो शिमला मिर्च की प्रजाति होती है बाकायदा एक बेल की तरह होती है, तो इस बेल को मेंटेन करने के लिए हम लोग इस तरीके की एक रोप लेते हैं और इस रोप को ऊपर तार से बांध के, तार का सहारा देकर हम लोग इसको बिल्कुल सीधा खड़ा करते हैं ताकि शिमला मिर्च के वजन से उसकी डालियाँ टूटे नहीं। और साथ ही इसके समय समय पर इसकी कटिंग, इसकी गुड़ाई, ये सारी चीज़ें हम लोगों को इसको नियमित रूप से करना पड़ती है। इसमें नॉर्मली बीमारियाँ तो बहुत कम होती हैं, फिर भी जो थ्रिप्स जिसको कि वायरस कहते हैं वो इसमें कभी कभी आ जाता है, तो उसकी रोकथाम के लिए हम लोग सुमीप्रिंट 1 ग्राम पर लीटर, और इसके अलावा एक प्राइड आता है वो भी 1 ग्राम पर लीटर, और एक विवा करके और प्रोडक्ट आता है जो स्पेशली पॉली हाउस के लिए ही होता है, जो कि वायरस में बहुत अत्यधिक लाभकारी होता है। वो भी 1 ग्राम पर लीटर हम लोग इसके अंदर बाकायदा टंकी से स्प्रे करते हैं। इसके अलावा जो छोटे मोटे कीड़े आते हैं या कभी कभी पॉली हाउस में नॉर्मली वैसे तो चूहे प्रवेश नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी आ जाते हैं, वो फोरड पर बेड आधा किलो फोरड हम लोग डालते हैं, तो फोरड डालने से वो चूहे भी इसमें प्रवेश नहीं करते हैं। इसमें हमने लाल और पीली जो शिमला मिर्च लगाई है, इसका प्रोडक्शन नॉर्मल जो बाहर हम खेती करते हैं उस खेती से तकरीबन दुगने से अधिक इसमें उत्पादन हमें प्राप्त होता है। और साथ ही इसका जो लाभ है वो भी जो हरी मिर्च की तुलना में ये दुगने से ज़्यादा भाव में बिकती है बाज़ार में। खुले में लगाने की अपेक्षा इसका जो उत्पादन है वो पॉली हाउस में बहुत अधिक आता है, वो दुगने से भी ज़्यादा अच्छा उत्पादन इसमें आता है। और साथ ही इसमें बीमारियां जो बाहर लगती हैं वो बीमारियां इसमें काफ़ी कम लगती हैं। अपने हरियाणा में खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत मक्का की अगर बात की जाए तो दाना एवं हरे भुट्टो के उत्पादन हेतु खरीफ फसल के रूप में प्रदेश में लगभग 18 से 20 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल पर खेती की जाती है। लेकिन अगर उत्पादन की बात की जाए तो अभी भी हम उत्पादन लक्ष्य के आंकड़े को पार नहीं कर पा रहे हैं, जबकि मक्के की खेती में सभी वैज्ञानिक पहलुओं को अपनाकर अगर उपज प्राप्त की जाए तो अधिक उपज हो सकती है। इसलिए कौन सी वैज्ञानिक तकनीक को अपनाया जाए, आइए जानते हैं इस विशेष प्रस्तुति के माध्यम से। मक्का की खेती क्रमशः तीनों ऋतुओं खरीफ, रबी एवं गर्मा में होती है। खरीफ मक्का की खेती हेतु भूमि का चुनाव एवं तैयारी तो समतल भूमि, हल्की दोमट मिट्टी के साथ साथ उचित जल निकास वाली भूमि खरीफ मक्के की खेती के लिए उपयुक्त है। पिछली फसल कटने के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई 2 से 3 बार डिस्क हैरो या देशी हल से जुताई करने के बाद पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेते हैं। मिट्टी जनित कीड़ों से बचाव के लिए 25 किलोग्राम क्लोरोपाइरिफास 5% धूल खेत में भुरकाव कर मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। मक्के की खेती रिस बेड बनाकर करना खरीफ के लिए उपयुक्त विधि है। जहाँ तक खरीफ मक्का की उन्नतशील किस्मों की बात है तो उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। आइए अब चर्चा करते हैं बुवाई के समय पर। 25 मई से 20 जून तक खरीफ मक्के की बुवाई का उपयुक्त समय है। विलंब से बुवाई करने पर जल जमाव के कारण पौध पर प्रतिकूल असर होता है। बुवाई के समय पर ऐसा सुविधाजनक तालमेल बिठाना चाहिए जिसमें प्राकृतिक वर्षा का अच्छी तरह से उपयोग किया जा सके और जमीन को अगली फसल के लिए तैयारी का पर्याप्त समय मिल सके। सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा प्रारंभ होने के 10 से 15 दिनों पहले बुवाई समाप्त हो जाना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार बुवाई करने से 15% अधिक उपज का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए जहां सिंचित साधन उपलब्ध नहीं है, यह उचित होगा कि वहां जैसे ही मिट्टी में अंकुरण के लायक नमी और पौधों के खड़े रहने लायक साधन है, वे अगेती बुवाई कर सकते हैं।
अगेती बुवाई की फसल को 1 से 2 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है, जब तक कि सामान्य वर्षा काल प्रारंभ न हो। अब बात आती है इसके बीज दर व बुवाई विधि की। तो 1 हेक्टेयर के लिए 20 से 25 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुवाई से पहले बीज को थीरम या कैप्टान दवा से 2.0 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित कर कतार से कतार 60 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे 18 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बुवाई कर देनी चाहिए। इस प्रकार 1 हेक्टेयर में पौधे की संख्या 70,000 से 75,000 तक होती है। उर्वरकों की मात्रा एवं प्रयोग। खेतों में उर्वरकों के प्रयोग की मात्रा इस आधार पर निश्चित की जाती है कि खेत की मिट्टी का एवं उर्वरक शक्ति का क्या स्तर है। उर्वरक के संतुलित प्रयोग की संस्तुत मात्रा 110 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 70 से 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर है। नत्रजन की आधी मात्रा एवं स्फूर व पोटैश की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय कंपोस्ट में छींट कर मिला देना चाहिए एवं फिर नत्रजन की 1/4 मात्रा जब पौधा घुटने के बराबर लंबाई का हो जाए एवं शेष 1/4 मात्रा धनबाल निकलते वक्त डालना चाहिए। नत्रजन का उप परिवेशन करते समय मिट्टी में पर्याप्त नमी का होना जरूरी है। जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई से पहले देना भी लाभकारी है। अंतवर्ती खेती मूंगफली, उड़द, लोबिया, अरहर आदि फसलों को खरीफ मक्का के साथ अंतर्वर्ती खेती कर प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। खरपतवार नियंत्रण। बुवाई से दूसरे या तीसरे दिन 1.5 किलोग्राम एट्राजिन 1000 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर खेत में जमीन की सतह पर छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि खरपतवार उगने में अवरोध उत्पन्न होता है। बुवाई के 2 से 3 सप्ताह बाद कल्टीवेटर द्वारा गुड़ाई करनी चाहिए एवं जड़ के पास घास को निकाल देना चाहिए। सिंचाई। सामान्यतः खरीफ मक्का वर्षा आधारित फसल है, अतः सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, पर सूखे की स्थिति में दाना बनने के समय में एक सिंचाई देना अच्छा होता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही वापस लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। बीबीसी दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी। बीबीसी ग्लोबल इंडिया, महसूस करें खबरों की धड़कन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, अपने प्रदेश ने डेयरी व्यवसाय में अच्छी प्रगति की है, लेकिन इन दुधारू पशुओं में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। आज इन्हीं समस्याओं में हम बात कर रहे हैं पशुओं में दुग्ध ज्वर रोग के बारे में। तो क्या है इस रोग के कारण, लक्षण और निदान, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. शर्मा। नाम तो इसका ज्वर है, लेकिन इसमें पशु को बुखार नहीं आता। मिल्क फीवर के नाम से इसे जाना जाता है और इसमें पशु को बुखार नहीं आता, अपितु जो शरीर का जो तापमान है वो सामान्य से कम हो जाता है। और इसका जो प्रमुख कारण है वो है पशु के आहार के अंदर कैल्शियम की कमी होना।
तो ये कैल्शियम की कमी से होने वाला एक प्रमुख रोग है और ये रोग मुख्य रूप से अधिक दूध उत्पादन देने वालों पशुओं के अंदर ज़्यादा देखने में आता है। इसका जो प्रमुख कारण वो ये है कि अधिक दूध उत्पादन देने वाले पशुओं के अंदर खासतौर से कैल्शियम और फास्फोरस की जो आवश्यकता है ये अधिक होती है। और जब पशु ताज़ा बियाता है, रिसेंटली डिलीवर्ड अगर कोई पशु है, रिसेंटली पार्चुरेटेड एनिमल है, तो ताज़ा जो पशु जिसमें प्रसूति हुई है उन पशुओं के अंदर कैल्शियम की कमी जो है वो सामान्यतः देखने में आती है, क्योंकि कैल्शियम दूध के साथ भी स्त्रावित हो जाता है और पशु के रक्त के अंदर, पशु के शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो कैल्शियम की कमी होने पर शरीर में भी कई उपापचयी क्रियाएं होती हैं जिससे वो पूर्ति करने की कोशिश करता है। यदि पशु के आहार के अंदर कैल्शियम समुचित मात्रा में पशु की शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार नहीं है या पशु के उत्पादन की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं है, तो ऐसे पशुओं के शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो संकर पशुओं के अंदर, खास तौर से अधिक दूध देने वाले पशुओं के अंदर ये रोग प्रमुखता से देखा गया है। इस रोग के अंदर जो प्रमुख लक्षण है वो ये है कि ख़ास तौर से पशु अचानक रोगग्रस्त हो जाता है, अचानक बीमार हो जाता है, उसका दूध उत्पादन काफ़ी कम हो जाएगा, पशु एकदम खाना पीना बंद कर देगा, पशु नीचे बैठ जाएगा, निढाल हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा और स्टर्नल रिकमेंसी में होगा, बैठा हुआ होगा, पेट की तरफ जो है वो देखता रहेगा और एकदम सुस्त लगेगा। पशुपालक भाइयों को लगेगा कि मेरा पशु बिल्कुल स्वस्थ था, एकदम हेल्दी था और अचानक ये उसको पशु को क्या हो गया। तो ये एक गंभीर बीमारी है और अगर इसका समय पर उपचार नहीं हुआ तो ये बीमारी जो है डाउनर्स काउ सिंड्रोम में चली जाती है और पशु जो है वो आड़ा पड़ जाता है और फिर उस समय उपचार कर पाना पशु का बड़ा ही मुश्किल है। तो जैसे ही पशु के अंदर खास तौर से अधिक उत्पादन देने वाले ताज़ा जो पशु बियाया हुआ हो, ऐसे पशु के अंदर जब हम लक्षण देखें कि इसके शारीरिक तापमान जो है वो काफ़ी कम हो गया है, दूध उत्पादन में गिरावट हुई है, पशु सुस्त हो गया है, निढाल हो गया है, पशु बैठ गया है, खड़ा नहीं हो पा रहा, तो और पशु का शरीर एकदम ठंडा पड़ गया है, तो तुरंत ही पशु चिकित्सक की सलाह लेकर पशु का जो है हमें उपचार करवाना चाहिए। तो उपचार करना ये पशु चिकित्सक का दायित्व है, वो अपने विवेक से और अपने ज्ञान और अनुभव से इस रोग का उपचार करेगा। परंतु पशुपालक भाई इस रोग की रोकथाम कर सकते हैं यदि वो पशु को खास तौर से जब पशु ज्ञापन हो, अंतिम अवस्था की लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में हो, अंतिम अवस्था की गर्भकाल में हो, अथवा तुरंत ताज़ा ब्याया हुआ पशु हो जो अधिक दूध देता हो, तो ऐसे पशु के आहार में कैल्शियम जो तत्व है उसका समावेश करके हम उसकी कैल्शियम की ज़रूरत को पूर्ण कर सकते हैं। इसके अलावा खनिज लवण मिश्रण, मिनरल मिक्सचर जो फीडिंग है, सप्लीमेंट करें हम उसकी डाइट को, उसके आहार को खनिज लवण मिश्रण से सप्लीमेंट करें, पूरक आहार दें, उसे कैल्शियम के रूप में पूरक आहार दें, तो हम पशुओं के अंदर इस रोग की रोकथाम कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि ताज़ा जो पशु अगर अभी बियाया हुआ है तो उसका एक साथ ज़्यादा दूध नहीं निकालें, उसे पशुओं को दिन में 3 बार दोहें, सवेरे, दोपहर और शाम को। तो इससे क्या होगा कि शरीर से एक साथ कैल्शियम ड्रेन आउट नहीं होगा और वो शरीर में रहेगा और पशु को निरंतर कैल्शियम और फास्फोरस का जो पूरक आहार है वो पशु को मिलता रहे, तो पशु को मिल्क फीवर से हम पशु का जो है बचाव कर पाएंगे। और ताज़ा जो रिसेंटली जो पार्चुरेटेड एनिमल है, जो अभी जिसने बच्चे को जन्म दिया है, ऐसे पशुओं के अंदर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस नहीं हो, शरीर की जो है वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में नहीं चला जाए, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होगा। क्योंकि एक बात है कि अगर अधिक उत्पादन देने वाले पशु के शरीर की आवश्यकताएं, उसके दुग्ध उत्पादन की आवश्यकताओं को सिर्फ हम नियमित आहार से पूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि उस नियमित आहार के अंदर जो विभिन्न पोषक तत्व हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक निश्चित मात्रा के अंदर ही होती है और उसकी अतिरिक्त आवश्यकताएं होती हैं, खास तौर से खनिज लवण की, विटामिन्स की। इन अतिरिक्त मिनरल्स और विटामिन
विटामिन्स और विशेषकर कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें ये तत्व पूरक आहार के रूप में पशु के आहार में इनका मिश्रण किया जाना चाहिए। तो पशुपालक भाइयों को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे न केवल वो अपने पशुओं को स्वस्थ रख पाएंगे, अपितु उनसे वो अधिकतम उत्पादन लेकर मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो ले पाएंगे। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। वो रूहानी लफ्ज जो आज भी हैं जहन में। वो खुदाई मौसीकी जो ले आए जन्नत जमी पर। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। वो दिलकश अंदाज जो लौटा लाए गुजरा जमाना। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। देखिए भूले बिसरे गीत। डरना क्या जब प्यार। बीबीसी दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी। बीबीसी ग्लोबल इंडिया, महसूस करें खबरों की धड़कन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। बाजरा के लिए बलुई दोमट भूमि जिसमें जल निकास अच्छा हो तथा जीवाश्म की कमी न हो उपयुक्त पाई गई है। चूंकि यह वर्षा आधारित फसल है, ऐसी स्थिति में गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करना अच्छा रहता है। इससे कीट व्याधियों एवं खरपतवारों के नियंत्रण में सहायता मिलती है। वर्षा होने पर या खेत में बतर आने पर देसी हल अथवा कल्टीवेटर चलाकर खेत को भुरभुरा बना लें। ध्यान रहे कि आखिरी जुताई से पूर्व सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट 10 टन खेत की तैयारी के समय ही डाल दें। इसके बाद खेत को पाटा चलाकर समतल कर लें। वातावरण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अच्छे बीज का चुनाव भी करना हो तो इस हेतु बीज की उत्तम किस्म प्रमाणित होना चाहिए। जहां तक संभव हो संकर व मुक्त परागण वाली किस्मों का ही चयन करें। असिंचित क्षेत्र हेतु बुआई के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है, जबकि सिंचित क्षेत्रों के लिए लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है। यदि बीज प्रमाणित नहीं है तो फसल को गोंदिया या चेपा रोग से बचाने हेतु बीज को नमक के 20% घोल में लगभग 5 मिनट तक डुबोकर हिलाएं। हल्के बीज व कचरे को निथार कर अलग फेंक दें तथा शेष बचे हुए अच्छे बीजों को साफ पानी में धोकर हवादार छाया वाले स्थान पर सुखाएं। बुआई से पूर्व बीज एवं भूमि जनित रोगों से बचाने हेतु प्रति किलोग्राम बीज को 3 ग्राम थायरम से अवश्य उपचारित कर लें। 3 ग्राम थायरम से उपचारित करने के बाद 4 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफास 20 EC से भी अवश्य उपचारित करें।
इसके बाद बीज को एजेटोबैक्टर नामक कल्चर 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बीज बोने का समय एवं तरीका। वर्षा प्रारंभ होते ही जुलाई के दूसरे सप्ताह तक बोनी कर देनी चाहिए। बाजरा में कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी लगभग 15 सेंटीमीटर रखना चाहिए। बीज को हमेशा 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। अच्छा उत्पादन प्राप्त करने हेतु बाजरे के 1 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 1,75,000 पौधे होना चाहिए। अंतः सस्य बर्तन अनिश्चित वर्षा वाले क्षेत्रों में बाजरे के साथ दलहनी फसलें बोना लाभकारी है। अंतर सस्य बर्तन हेतु बाजरे की 30-30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 जुड़वा कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ग्वार की 1 कतार बोई जा सकती है। अर्धसिंचित व वर्षा आधारित संकर किस्मों एवं मुक्त परागत किस्मों के लिए हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा 60 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटास की मात्रा अनुशंसित की गई है, जिसमें नत्रजन की आधी व स्फुर व पोटास की पूरी मात्रा बुआई से पूर्व खेत में डाल दें। शेष बची आधी नत्रजन को 30 दिनों के बाद देते हैं। बाजरा की फसल जब लगभग 15 दिन की हो जाए एवं वर्षा हो रही हो तब बाजरा की फसल में बिरलन करना आवश्यक है। जहां अधिक घने पौधे हों वहां से पौधे निकाल दें और जहां पौधे कम हो वहां पर लगा देना चाहिए। 20 से 25 दिन के अंतर से 2 बार निदाई गुड़ाई करना आवश्यक होता है। जहां पर बाजरा की फसल छिड़कवा विधि से बोई गई हो वहां 20 से 25 दिन की फसल होने पर देसी हल चलाकर गुड़ाई करें। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए एट्राजिन 200 ग्राम प्रति एकड़ की दर से फसल बोने से पूर्व खेत में छिड़क कर अच्छी तरह से मिला दें। आइए अब चर्चा करते हैं सिंचाई की। बाजरा की अच्छी उपज लेने हेतु बाजरा की फसल में 2 से 3 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। यदि बालियां निकलते समय खेत में पानी की कमी हो तो उस समय कृषक 1 सिंचाई अवश्य करें, वरना उपज में कमी हो सकती है। जहां तक बात पौध संरक्षण की है तो बाजरा की फसल में ज्यादातर कंबल कीट, ईयर हेड कैटरपिलर आदि का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम ऑयल 600 से 800 मिलीलीटर 250 मिलीलीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए तथा इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु मेटासिस्टाक 25 EC 400 मिलीलीटर 600 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव का क्या है हाल, अब देखिए। और अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता कार्यक्रम आपके लिए संकल्परत है कि कृषि संबंधित तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाएगा और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें हमारे पते पर संपर्क भी कर सकते हैं।
प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.hp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें खेती बाड़ी संबंधित किसी भी समस्या के निवारण के लिए हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800425408 पर शाम 5 से 7 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।